स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। भारत का संवैधानिक विकास ये हमारा टॉपिक है। पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन देखे थे, अभी इनसे जुड़े हुए एमसीक्यूज देखते हैं। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब? वर्ष 1773 में। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1773 में। निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया? ये किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय एवं देश विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। यह उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश तथा रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टेफन सीजर ली मैस्टर एवं जॉन हाइड को अन्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी? ये बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया? 1786 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को यह अधिकार मिल गया कि वह अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकता है। सत्रह सौ छियासी ईस्वी में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना से रखा गया ताकि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। वह गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापतियों दोनों की शक्ति लेना चाहता था। नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया तथा उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 के एक्ट के तहत। 1793 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का कारण क्या था? ऐसे विनियमन का कारण था लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। कॉर्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसके चीन के व्यापार तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। इस चार्टर कानून ने ही कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति दे दी। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्न में से कौन सा एक कारण है? इसका कारण है क्योंकि इसके द्वारा भारतीयों को शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। चार्टर अधिनियम 1813 को भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाने हेतु प्रावधान यह था कि 1 लाख रुपया वार्षिक विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन, साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए तथा भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की उन्नति एवं आरंभ करने के लिए पृथक रख दिया जाए। इस धारा के अनुसार सरकार ने जनता में शिक्षा प्रसार का बीड़ा उठाया। चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में कौन सा एक नहीं था? 1833 में इसमें गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति हो, ऐसा नहीं था। ऑप्शन डी नहीं था। बाकी
ऑप्शन बी था काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदल दिया गया। काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान की गई। और ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन कर दिया गया। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। वह सदस्य भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज होना था। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया। अतः विकल्प डी जो है वो सिर्फ असत्य है। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने वर्ष 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए तथा उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। एचिसन आयोग ने 1887 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ नहीं आयोजित की जानी चाहिए। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया वर्ष 1853 में। 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उनके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रावधानित था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? चार्टर एक्ट 1853 के तहत। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया। भारत के लिए पहली बार एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद में 12 सदस्य हो सकते थे। निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई? 1922 से। वर्ष 1922 से इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में भी आयोजित होने लगी। इसके पूर्व यह केवल इंग्लैंड में आयोजित होती थी। वर्ष 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। वर्ष 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करने प्रारंभ किए। वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्न में से कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। नीचे दिए गए कूटों में से सही कूट का चयन करें। तो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। वर्ष 1922 से भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में भी प्रारंभ हुआ। 1 जनवरी 1941 को सिविल सेवा में भारतीयों की भागीदारी यूरोपियों से ज़्यादा हो गई। भारतीयों की भागीदारी 617 थी, जहां पे यूरोपियों की भागीदारी 585 थी। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, सही मिलान करें। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। इनका सही मिलान करना है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना, पिट का भारतीय अधिनियम 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, नियामक अधिनियम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1813 से। और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833 से। तो ए का मिलान हो गया पिट्स इंडिया 1784, बी का हो गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सी का हो गया चार्टर अधिनियम 1813 और डी का हो गया चार्टर अधिनियम 1833। 2, 1, 3, 4। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन बी। सही सुमेल इस प्रकार है। कंपनी के वाणिज्यिक विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राज्य संबंधित मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश
बसने तथा कार्य करने की अनुमति चार्टर एक्ट 1813 के तहत। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। इस प्रकार विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, सही मिलान करें। चार्टर एक्ट 1813, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ 1858, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो आइए सही मिलान देखते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उसका चीन तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। 1858 के अधिनियम ने भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर सम्राट को सौंप दिया। इस अधिनियम को 1858 एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संज्ञा से नामित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया जिसे नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे, जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नियुक्तियों को नियंत्रित करना था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया? इसका उत्तर स्टार दिया गया है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैसे किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया? इसको छोड़कर जो समाप्त किया वो तो 1813 में किया गया था, और इसका भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यदि प्रश्न में चाय व शक्कर के स्थान पर चाय व चीन के साथ वाक्य होता तो विकल्प डी सही होता। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को गलत मानते हुए इसके लिए बोनस अंक दिया है। चाय व शक्कर के स्थान पर चाय व चीन होना चाहिए था। यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन के व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया। पहले तो चाय और चीन का व्यापार को समाप्त कर छोड़ दिया गया था 1813 वाले एक्ट में, उसको छोड़कर सारे एक अधिकार समाप्त किए गए थे, और 1833 वाले में पूर्णतः सारे एक अधिकार समाप्त कर दिए गए। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया, ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ये भी इन्होंने खो दिया। 1757 और 1764 के युद्धों के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो इस प्रकार हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया, 1793 का चार्टर अधिनियम जिसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1813 का चार्टर अधिनियम प्रमुख प्रावधान है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। कंपनी ने के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया, लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार इस संबंध में 20 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त रहा 1813 वाले में। लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम जो आया, इसके तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। निम्न में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया? यह 1834 में किया गया। चार्टर एक्ट 1833 के तहत 14 नवंबर 1834 को बंगाल का विभाजन कर चौथी प्रेसिडेंसी आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया। अन्य तीन प्रेसिडेंसी बंगाल, बॉम्बे तथा मद्रास थीं। आगरा प्रेसिडेंसी का गवर्नर सर सीटी मैडकॉफ को नियुक्त किया गया। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत स्थानांतरण हुआ। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इंग्लैंड में इस अधिनियम द्वारा एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की मंत्रणा परिषद गठित की गई, जिसमें 8 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत थे और शेष 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चुने जाने थे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। निम्न कथनों पर विचार करिए। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को उत्साहित कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1858 के एक्ट के तहत क्राउन के पास चला गया शासन, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है 1853 के तहत व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित किया गया, वो गलत है, वो 1833 के तहत किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को 1813
के चार्टर द्वारा समाप्त किया गया, उसमें चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ दिया गया था और 1853 में पूर्णतः एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। अतः कथन एक सही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई और ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया गया। इस प्रकार कथन 2 केवल सही है। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।